बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गजनवी की 98 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान करेंगे हिंदुस्तान में तीसरी मुसलमान हुकूमत। तो दोस्तों, हिंदुस्तान में तीसरी मुसलमान हुकूमत मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो कायम हुई, इसका नाम दौलत महानिया था। आमतौर पर हिंदुस्तान में इस्लाम की इब्तदाई तालीम का तस्वर मोहम्मद बिन कासिम के सिंध और हिंद से वाबस्ता है। हालांकि इससे पहले जनूबी हिंदुस्तान के ताल्लुकात इस्लाम और मुसलमानों के साथ इस्तवार हो चुके थे। मशहूर जहाजरान बुजुर्ग बिन शहरयार की तफसीर के मुताबिक अहद रिसालत ही में एक वफद सरांदीप से मदीना मनव्वरा रवाना हुआ था, जो बाज़ रुकावटों की वजह से अहद फरूकी की इब्तिदा में वहां पहुंचा और बराह रास्त इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की। नीज हिंदुस्तान के साहली इलाकों में अरब ताजरों के लिए बड़ी कशिश थी। सिंध के मुकाबले में यहाँ इन्हें तजारती सामान और किस्म की चीजें ज्यादा मिलती थी और सरांदीप और चीन के तजारती असफार में आते जाते इनके महाजरगान दिल्लिया राय की वाब देश से गुजरना पड़ता था। इन वजह से सरांदीप, सुपारा, संतान, थाना, बरोच और कबायत वगैरह से इनका कदीम तजारती ताल्लुकात है, जिन्होंने जदीद इस्लामी ताल्लुकात में बड़ी मदद दी और तरफैन के कदीम तारफ में जदीद इलाकों को बहुत जल्द इस्तवार कर दिया। अहद फरूकी की इब्तिदा में सन 15 में इसके बाद हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहरीन की अमारत और वलायत के बाद अपने भाई हजरत हुक्म बिन अब्दुल अलास शकफी को थाना और बलोच की मुहिम पर रवाना किया। इस वाक़े के कई बरस बाद अमवी दौर में गुजरात में मुसलमानों की सरगर्मी शुरू हुई। इस दौरान तमाम सिंध मुसलमानों के कब्जे में आ चुका था और अमवी खिलाफ अमाल और हकाम यहाँ तक हुकूमत करते थे। शाम बिन अब्दुल मालिक ने अपने जमाना में जुनैद बिन अब्दुर्रहमान को सिंध का गवर्नर मुकर्रर किया, जिसने यहाँ के हालात दुरुस्त करने के बाद गुजरात के कई शहरों पर फौज कशी की थी। जुनैद के बाद एक और मुहिम अब्बासी और दौरे खिलाफत में अबू जाफर मंसूर ने भेजी। इसने हशाम बिन उमर का सिंध का गवर्नर मुकर्रर किया। इसके बाद यहाँ आते ही सिंध के बिगड़े हुए निज़ाम को दुरुस्त किया और अंदरूनी शोरशों और बगावतों को फरू करने के बाद बनु अब्बास के हाकम के लिए यहाँ की जमीन हमवार की। साथ ही गुजरात के एक मरकजी मकाम बारित यानी बारभूत जिला बरोस की तरह बहरी मुहिम रवाना की और यहाँ के मशहूर कदीम बंदरगाह गंदार जिला बरोस पर कब्जा किया। इसके बाद एक और मुहिम अबू जाफर मंसूर के बेटे मेहदी ने तख्त नशीन होने के बाद की। इसने गुजरात के मामलात में दिलचस्पी ली और सिंध के अब्बासी अम्माल की बजाय खुद अब्बासी खलीफा ने बगदाद में यहाँ मुहिम रवाना करने की तैयारी की। चुनाचे मेहदी ने सन 159 में अपनी खिलाफत के दूसरे ही साल अब्दुल मालिक बिन शहाब की सरगर्मी में सरकारी और गैर सरकारी लश्करों की बड़ी तादाद बारबत यानी बहास भूत रवाना की। इस मुहिम में बसरा की 2000 सरकारी सपा के अलावा 1500 मुकामी रजाकार भी शामिल थे। नीज बसरा के 1000 रजाकार सबूत स्वाब की नियत में इसमें शामिल हो गए थे। इनके अलावा 700 शामी और कुछ अरबी इस मुहिम में शामिल हुए थे। इस तरह कमोबेश 10,000 अफराद का यह लश्कर बारबत पर हमला आवर हुआ और फिर 160 में इसे फतह किया। मुसलमानों ने पहले तो बारबत वालों को मतबा किया कि और इस्लाम पेश करके 2 दिन तक इनका मौका दिया कि इस्लाम या जजिया में से एक बात को कबूल कर लें। इसके बाद मंजनेखें और दूसरे तमाम हालात जंग से हमला किया। दोनों तरफ के लश्कर एक दूसरे को ललकारते रहे और इसके बाद जब जोश व खरोश के साथ मुसलमानों ने हमला किया तो अल्लाह ताला ने फतह दी और इसके शाहसवार असाकर हर तरफ से शहर में घुस गए। मुकामी बाशिंदों ने बुतखाना में पनाह गजीन हो रहे हुए यहाँ आतिश और गर्म तारकोल से जंग हुई। कई लोग नजरअताशी हुए, कितने ही मुसलमानों के मुकाबले में काम आए और नतीजे के तौर पर मुसलमानों को फतह मुबीन नसीब हुई। इस मार्का में 20 से कुछ ज्यादा मुसलमान शहीद हुए और इस्लामी लश्कर बारभूत से मुजफ्फर और मंसूर वापस हुआ।
मगर वापसी पर समुद्री मौसम खराब था और सख्त हिजान और तूफान का जमाना था, इसलिए इस्लामी लश्कर चंद दिनों के लिए एक मुकाम पर ठहर गया। इसी असना में क्याम में लश्कर के अंदर एक वबा फैली, बीमारी फूट पड़ी जिसकी वजह से कई लोग मर गए। मुंह और चेहरे पर फुंसियां निकलती थी जो जानलेवा साबित होती थी। इसी तरह इस मुहिम में कई मुसलमान लश्करी काम आए। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि बारबत की इस मुहिम के बाद फिर ममलकत बलेरा और गुजरात वगैरह में मुसलमानों की किसी सरगर्मी का पता नहीं चलता। ऐसा मालूम होता था कि सिंध के नामवर उफ़क़ालात में खिलाफत अब्बासिया और इसके हुक्मरानों को हिंदुस्तान के इन मकामात की तरफ मतवज्जा नहीं होने दिया जहां उन्होंने इब्तिदा में तेजी से मुहिम जारी की थी। इसकी बजाय खिलाफत अब्बासिया को अपनी पूरी कुव्वत इस सिंध के अंदरूनी बगावतों और दाखिली फितनों को फरोग करने की में खर्च की। सिंध का इलाका चूंकि मरकज खिलाफत बगदाद से बहुत दूरी पर था, इसलिए खिलाफत के करामता ख्वारिज, इस्माइली वगैरह इन अतराफ के अपना मुआदना सरगर्मियों का मरकज बनाते हुए थे और ओमान और बहरीन से लेकर सिंध और हिंदुस्तान तक सैली और अंदरूनी मकामात में इनकी तहरीकें जारी थी और ये सब फितने मजहब के नाम पर थे। दूसरी तरफ इक़्तिदार के गलबा के नाम पर जगह जगह सोरिश बरपा थी, जिसकी तुहम ज़ेरेज़ी अमवी दौरे खिलाफत में यूं हुई कि हज्जाज बिन यूसुफ के मुकर्रर करदा वाली सिंध सईद बिन असलम कलाबी के खिलाफ मुआविया बिन हारिस अल्लानी ने खरूज किया, जिसके नतीजे में साद बिन असलम मारा गया और ये दोनों भाई सिंध पर काबिज हो गए। इस वाक़े के बाद सिंध में गलबा इक़्तिदार की होश ने जगह जगह सोरिश बरपा की और जब भी मौका मिला खुद मुख्तारी कायम हुई। अब्बासिया खलीफा मंसूर के जमाने में दाऊद बिन यजीद हातिम सिंध का गवर्नर मुकर्रर हुआ, तो इसके बाद बगावत का एक जसूमा भी आया। इसका नाम अबू समा था और ये बनु कंदा का गुलाम था। खुद दाऊद बिन यजीद का लड़का बशर बिन दाऊद सिंध में खिलाफत अब्बासिया का मुखालिफ था और खलीफा मामून के जमाने में जब इसने खुलकर बगावत की तो गस्सान बिन अब्बाद ने आकर उसकी सरगोबी की। इन नागवार हालात के ऐन वस्त में खलीफा मामून और खलीफा मोतसम के दौर में पंजाब में मुसलमानों की बनु सामा के नाम से कायम होने वाली ममलकत की एक आजाद करदा गुलाम फजल बिन महान ने सिंध के उलझनों से हटकर हिंदुस्तान के एक मशहूर और मरकजी शहर संतान पर कब्जा कर लिया, जिसका इससे पहले ना खिलाफत से को तल्लुक था और ना ही मुसलमानों का इलाका था, बल्कि गुजरात के महाराजगान बलेरा का मजबूत इलाका था। नवाए संतान पर कब्जा करके बाद मुसलमानों ने अहद फरूकी से लेकर अलवियों और अब्बासियों के दौर तक की कोशिश की और खलीफा अब्बासी मेहदी ने बतौर खास यहाँ मुहिम रवाना की, मगर कोई बड़ी कामयाबी हासिल न आई। पर यहाँ पर फजल बिन महान के जरिए मुकम्मल कब्जा होना मुकद्दर था, जिसने यहाँ अपनी खुद मुख्तियार हुकूमत कायम करके दूर अंदेशी और सियासी बसेरे से काम लेकर बराह रास्त खिलाफत अब्बासिया से तल्लुक कायम कर लिया, जिससे इसकी तरफ संतान खिलाफत के कलमरों में शामिल हो गए और मुसलमानों की दिलीना ख्वाहिश पूरी हो गई। नीज खिलाफत की खुशनुदी मिल गई और दूसरी तरफ इसका तल्लुक वजह से दूर दराज इलाके में हर जानब से घिरी हुई ये छोटी सी मुस्लिम हुकूमत महफूज और मामून हो गई और यहाँ के मुसलमान हुक्मरान और अवाम मरऊब हो गए। गोया दौलत महानिया सिंध के मुसलमानों के कदीम ख्वाब की ताबीर बनकर वजूद में आया और खिलाफत का एक इलाका बनकर हिंदुस्तान में इस्लाम और मुसलमानों के नुमाइंदा बने। दौलत महानिया संतान की पूरी दास्तान इस सरफ बलाजरी की तजरी के मारून मिन्नत है। कहता है मंसूर बिन हातिम का बयान है कि फजल बिन महान बनु सामा का गुलाम था, इसने संतान को फतह करके इस पर गलबा हासिल कर लिया और खलीफा मामून की खिदमत में हाथी का तोहफा भेजा और इससे खत किताबें जारी रखी और इसके लिए संतान की जामा मस्जिद में जिसे इसने तामीर किया था दुआ की। जब फजल बिन महान का इंतकाल हुआ तो इसका लड़का मोहम्मद बिन फजल बिन महान जानशीन हुआ और 70 जहाजों का बहरी बेड़ा लेकर हिंदुस्तान से मैद यानी समुद्री डाकों की सरकोबी के लिए निकला और इसकी बहुत बड़ी तादाद को खत्म किया और पाली को फतह कर लिया। मगर जब संतान वापस आया तो इसका भाई महान बिन फजल बिन महान हुकूमत पर कब्जा कर चुका था और इसने खलीफा मुक्तसम बिल्ला से तल्लुक पैदा किया और इसकी खिदमत में सागवान
کا تختہ تحفہ بھیجا، جو اتنی بڑی مثال تھی کہ اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آئی۔ ہندوستان کے لوگ اس کے بھائی محمد بن فضل کے طرفدار تھے، اس لیے انہوں نے مہان بن فضل کو قتل کر کے سولی دے دی، اور اس کے بعد اہل ہندوستان پر قابض ہو گئے اور وہاں کے جامع مسجد کے مسلمانوں کے لیے چھوڑ دیا تاکہ اس میں وہ نماز با جماعت اور جمعہ پڑھیں اور خلیفہ کے لیے دعا کریں۔ سندان کے اس عربی حکومت کا تذکرہ اسلامی تاریخوں میں اس لیے نہ آ سکا کہ اس کا وجود عدم صدر اسلام میں ہوا، جبکہ عام طور پر مسلمانوں کا عمل دخل سندھ میں ہی تھا اور ہندوستان کے یہ علاقہ متعدد بار کوششوں کے باوجود ان کے قبضہ میں نہیں آ سکا تھا۔ اس دور افادہ حکومت پر تقریباً 1 صدی گزرنے کے بعد ابن خرد، مسعودی، بزرگ بن شہریار وغیرہ نے سندھ اور ہندوستان کی سیر کی اور یہاں کا جغرافیہ لکھا۔ دولت مہانیہ سندان کے زوال کے چند سالوں بعد کچھ مورخین نے ہندوستان اور چین کے حالات درج کیے، لیکن انہوں نے بھی اس حکومت کا کوئی تذکرہ نہ کیا۔ حالانکہ راجہ بلیرا کا ذکر نہایت شاندار طریقہ پر کیا، جس کی حدود مملکت میں یہ مسلمان حکومت قائم ہوئی تھی۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ جغرافیہ نویس اور مورخ اور سیاح سے جانتے نہیں تھے اور ان کی نگاہ سے اس کے نقوش اور اوجل تھے، بلکہ ہندوستان اور سندھ کی دوسری 4 عرب حکومتوں کی طرف سندان کی اس ایک عرب حکومت کے میں بھی انہوں نے درخواہ انتہا نہیں کی سمجھا۔ جب انہوں نے اپنے دور کے ان حکومتوں کے قابل ذکر نہیں خیال کیا تو 150 سال پہلے کی ایک مختصر سی حکومت ان کے نزدیک کیا درجہ رکھتی تھی۔ بہرحال عربوں کی ہندوستان میں اس تیسرے اور دور کا مہانیہ بانی فضل بن مہان بن ساما کا غلام تھا۔ یہ عمان کا وہی بنو ساما ہے جنہوں نے تاریخ اسلام میں بڑے بڑے کارنامے ثبت کیے۔ سندان کے اس دولت مہانیہ میں صرف 3 حکمران گزرے ہیں، ایک بانی حکومت فضل بن مہان، دوسرا محمد بن فضل بن مہان اور تیسرا اور آخری حکمران مہان بن فضل بن مہان۔ فضل بن مہان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ پنجاب پر حکومت کرنے والے بنو ساما کا غلام ہوتے ہوئے ہندوستان میں ایک خود مختار ریاست کا بانی ہوا۔ وہ اپنی حوصلہ مندی کا جوہر یوں بھی دکھا سکتا تھا کہ عمان سے نکل کر سندھ میں کہیں غلبہ کر لیتا، جیسے کہ اس وقت پورا مبلغین کا مرکز بنا ہوا تھا، مگر اس نے اپنی قابلیت اور بصیرت سے کام لے کر مملکت بلیرا کے قلب میں جگہ بنائی اور وہاں خلافت اسلامیہ اور خلیفہ کا نام اونچا کر کے خلیفہ مہدی کے خواب کو عہد معمونی میں پورا کیا۔ اسی فضل بن مہان نے سندان میں ایک عظیم الشان جامع مسجد بنائی جس میں مقامی مسلمان جمعہ اور 5 وقت نماز با جماعت ادا کرتے تھے۔ بہرحال فضل بن مہان کا یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا کہ غلام ہوتے ہوئے اس نے اس دور افادہ مقام پر عربوں کی ایک شاندار مملکت قائم کی۔ ہندوستان میں عربوں کی یہ حکومت کے بعد 4تھی حکومت مادانیہ مکران کہلاتی ہے، تو اس کا ذکر ہم انشاءاللہ تعالی اگلی قسط میں کل کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔